जय हिंद भाई, आप सभी का स्वागत है क्लास 11 के लिए। पहला चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का संविधान क्यों और कैसे। इस चैप्टर के अंदर हम समझेंगे कि जो हमारा संविधान है वो कैसे बनाया गया, क्यों बनाया गया और संविधान बनाने में किस किस का योगदान था। संविधान सभा को समझेंगे, कैसे बनी हमारी संविधान सभा, उसका पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को हम समझेंगे। ठीक है, और इस तरह हम पढ़ते हुए संविधान के बारे में कुछ तथ्य जानेंगे, संविधान बनने की पूरी प्रक्रिया को समझेंगे। उसके बाद संविधान सभा को समझेंगे कि संविधान सभा का स्ट्रक्चर कैसा था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो 6 नंबर का आपके एग्जाम में आता है। फिर हम संविधान सभा के बारे में थोड़े से फैक्ट्स वगैरह जानेंगे और इस तरह अपने चैप्टर को खत्म करते हुए चलेंगे। 2 पार्ट में वीडियो आएगी, बात समझ गए? कितने पार्ट में आएगी? 2 पार्ट में आपकी वीडियो आएगी। पहले पार्ट में मैं आपको कैबिनेट मिशन से लेकर पूरी संविधान सभा को समझाऊंगा और दूसरे पार्ट में मैं आपको प्रारूप समिति वगैरह बताते हुए, संविधान की महत्वपूर्ण बैठकें बताते हुए, संविधान को बनाने के लिए किस किस देश के से हमने क्या क्या प्रावधान लिए उसको समझाते हुए सेकंड पार्ट में हम इस वीडियो को खत्म करेंगे। मतलब 2 पार्ट में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। बिल्कुल तसल्ली से आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। इसके बाद कोई भी इस चैप्टर से आपका डाउट बचे तो आप कमेंट कर देना, मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा। बाकी इसके बाद बचेगा तो कुछ भी नहीं। बात समझ गए? देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को कि संविधान क्या है। तो आप बोलोगे कि भैया संविधान बेसिकली एक पुस्तक है। संविधान क्या है? एक पुस्तक। और इस पुस्तक से किसी देश का शासन चलाया जाता है। क्या चलाया जाता है इस पुस्तक से? किसी देश का शासन। मतलब अगर मैं एक लफ्ज में कहूं तो संविधान क्या है, तो आप कहोगे संविधान नियम कायदे कानूनों की एक पुस्तक है जिससे किसी देश के शासन को चलाया जाता है। बिल्कुल ठीक बात है भाई। अब जो संविधान नाम की पुस्तक है, बात समझ गए, ये दुनिया में सबसे पहले संविधान बनाया किसने होगा? सबसे पहले संविधान बनाया किसने होगा? तो आप हमेशा ध्यान रखना कि जो संविधान होता है यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो 2 प्रकार का होता है। कॉन्स्टिट्यूशन कितने प्रकार का होता है? 2। एक होता है अलिखित संविधान। क्या होता है? अलिखित संविधान। अलिखित संविधान वह संविधान जो एक बुक के रूप में उपलब्ध नहीं है। एक संविधान क्या होता है? अलिखित। अलिखित का मतलब है जो संविधान एक बुक के रूप में नहीं लिखा हुआ। मतलब उस देश में कानून है, नियम है, बट वो सारे के सारे नियम अलग अलग हैं, एक बुक के रूप में कंबाइंड रूप में नहीं लिखे हुए। समझ गए? दूसरा एक संविधान होता है जिसे हम बोलते हैं लिखित संविधान। क्या बोलते हैं? लिखित, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। बात समझ गए? क्लियर? जिसको हम बोलते हैं लिखित संविधान। अब देखो, अगर मैं आपको समझाऊं तो संविधान कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के, लिखित संविधान और अलिखित। तो अगर क्वेश्चन कोई भी पूछे आपसे कि दुनिया में, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि सबसे पहले संविधान किसने बनाया, तो आप बोलोगे कि भैया सबसे पहले संविधान बनाने वाला जो देश था उस देश का नाम था ब्रिटेन। क्या नाम था उसका? ब्रिटेन था। यानी कि ब्रिटेन ने सबसे पहले क्या बनाया? संविधान। और ब्रिटेन के संविधान को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। राजा जॉन जो थे वहां के, उन्होंने 1215 में ब्रिटेन में एक मैग्ना कार्टा क्या करा, मतलब एक घोषणा करी कि भाई ये चीजें हमारे को फॉलो करनी पड़ेगी। उसी को ब्रिटेन का संविधान या ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा मैग्ना कार्टा जो है वो किस संविधान से जुड़ा हुआ है शब्द? वो ब्रिटेन के संविधान से जुड़ा हुआ शब्द है। क्लियर है? अब यहां पर समझने वाली बात है कि दुनिया में सबसे पहले संविधान किसने बनाया था? तो आप बोलोगे कि भैया सबसे पहले संविधान बनाने वाला कौन था? ब्रिटेन था। लेकिन क्या ब्रिटेन का संविधान लिखित था या अलिखित था? तो आप कहोगे भैया ब्रिटेन का संविधान एक पुस्तक के रूप में नहीं था। यानी कि वो संविधान बनाने वाला पहला देश तो है, बट वो लिखित नहीं बनाया था। और लिखित संविधान सबसे पहले किसने बनाया? तो आप बोलोगे लिखित संविधान बनाने वाला सबसे पहले देश कौन है? बात समझ गए? उस देश का नाम था अमेरिका। लिखित संविधान बनाने वाला सबसे पहला देश कौन है? तो उस देश का नाम है अमेरिका। और अमेरिका ने सबसे पहले क्या बनाया? लिखित संविधान को बनाया था। बिल्कुल ठीक बात है भाई। अब जो अमेरिका ने लिखित संविधान बनाया था, कब बनाया होगा? तो इस बात को ध्यान रखना, अमेरिका ने लिखित संविधान बनाया था 1789 में। कब बनाया था? 1789 में। ठीक है, यानी कि लिखित संविधान 1789 में सबसे पहले अमेरिका द्वारा बनाया गया। ठीक, और इससे कुछ सालों पहले यानी कि 1789 में अमेरिका अपना संविधान बना रहा है और 1757 में हम गुलाम हुए थे। पता है आपको ये बात? क्लियर? मतलब इसे 30-40 साल पहले हम गुलाम हुए। ठीक है, अब इमेजिन करो अमेरिका हमसे कितना आगे होगा। और सबसे पहले लिखित संविधान अमेरिका ने बनाया। ध्यान रखना, अमेरिका के संविधान के 100 साल बाद, कितने साल बाद? अमेरिका के संविधान के 100 साल बाद, ये ध्यान रखना, 100 साल बाद किसने संविधान बनाया? जापान ने। किसने बनाया? जापान ने संविधान बनाया। किसने बनाया? जापान ने संविधान बनाया। और एक मैंने क्वेश्चन पढ़ा था, भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मतलब वो गवर्नमेंट जॉब के अंदर पूछा हुआ था। उसने क्वेश्चन पूछा हुआ था कि एशिया का सबसे पहला संविधान किसने बनाया? देखो, ब्रिटेन यूरोप महाद्वीप का देश है, अमेरिका जो है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश है, और जापान जो है वो एशिया महाद्वीप का देश है। तो एशिया महाद्वीप के अंदर सबसे पहले संविधान किसने बनाया था? जापान ने बनाया था। ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, देखो, हो सकता है ये ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना पूछे जाएं, बट नहीं पूछे जा रहे हैं तो क्या आपको पता नहीं होंगे? नॉलेज को बहुत बढ़ाते रहो, अच्छा करते रहो, जितना हो सके उतना भरो। कोई मेमोरी भर थोड़ी जाएगी आपकी ना भाई, दिमाग की मेमोरी तो जितनी भरो उतनी बात है, बेहतर है। तो एशिया का सबसे पहले संविधान किसने बनाया? ध्यान रखना, एशिया का सबसे पहले संविधान जापान ने बनाया था। क्लियर है? और अगर मैं कल को आपसे पूछ लूं कि जापान के संविधान को क्या कहते हैं, तो ध्यान रखना, जापान के संविधान को बोलते हैं मेजी संविधान। क्या बोलते हैं? मेजी। ये 11th क्लास आपको हिस्ट्री के अंदर पढ़ना पड़ेगा।
मेजी। जापान के संविधान को क्या बोलते हैं? मेजी संविधान। क्लियर है? अब यहाँ पर आपको 3-4 बातें पता चली कि भैया संविधान क्या है? एक पुस्तक है जिससे किसी देश के शासन को चलाया जाता है। दूसरी बात आपको पता चली कि संविधान दो तरह के होते हैं, लिखित और अलिखित। लिखित और अलिखित में जो अलिखित संविधान है सबसे पहले किसने बनाया? ब्रिटेन ने, है ना। और लिखित संविधान सबसे पहले किसने बनाया? अमेरिका ने। कब बनाया? 1789 में। और अगर मैं क्वेश्चन पूछूं अमेरिका के 100 साल बाद संविधान किसने बनाया? यानी कि जापान ने जो संविधान बनाया होगा वो कब बनाया होगा? जापान ने बनाया होगा 1889 में। 1889 में जापान ने संविधान बनाया था और ये एशिया का पहला देश है जिसने संविधान बनाया। कौन? जापान। जापान के संविधान को मेजी संविधान कहते हैं। बात समझ रहे हो? अब अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं कि बताओ सबसे नया संविधान किस देश ने बनाया? सबसे नया संविधान मतलब जो अभी बना हो कुछ सालों पहले, सबसे नया संविधान अगर मैं आपसे पूछूं तो आपका आंसर होगा कि भैया सबसे नया संविधान जो है वो एक देश ने बनाया जो अमेरिका का पड़ोसी है, अमेरिका के बगल में है। उस देश का नाम है क्यूबा। क्या नाम है उस देश का? क्यूबा। क्यूबा ने 2019 में अपना क्या बनाया? नया संविधान बनाया। तो सबसे लेटेस्ट संविधान किसका है? क्यूबा का। आप समझ गए? क्लियर है? कई बच्चों को ऑप्शन में नेपाल लगेगा, नेपाल ने 2015 बनाया था संविधान। ठीक, सबसे नया संविधान क्यूबा का है, 2019 के अंदर बनाया। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि सबसे छोटा संविधान किसका है, ध्यान रखना सबसे छोटे संविधान दो कैटेगरी में होते हैं, एक होता है शब्दों के आधार पे और एक होता है आर्टिकल के आधार पे। तो अगर आर्टिकल के आधार पे बात करूं तो वो अमेरिका का संविधान है, सबसे छोटा संविधान। किसका संविधान है? अमेरिका का संविधान। सबसे छोटा संविधान किसका है? अमेरिका का, जिसके अंदर कुल 7 आर्टिकल है। कितना आर्टिकल है? 7। आप इमेजिन करोगे अमेरिका के संविधान में सिर्फ 7 आर्टिकल है। बात समझ गए? क्लियर? लेकिन ये बड़े बड़े हैं। ठीक है। और जो शब्दों के आधार पर बात करूं तो शब्दों के आधार पर एक देश है मोनाको। क्या नाम है उस देश का? मोनाको। मोनाको देश का संविधान जो है सबसे छोटा है शब्दों के आधार पे और इसके संविधान के अंदर 3814 शब्द है। कितने शब्द है? 3814 शब्दों का संविधान है। हालांकि अमेरिका के संविधान में कितने वर्ड है? 7762 शब्द है। कितने हैं? 7762। तो 7762 अमेरिका के संविधान में शब्द है, शब्द। समझ गए? और मोनाको जो है उसके संविधान के अंदर 3814 शब्द है। ठीक। और आर्टिकल के आधार पर बात करूं तो अमेरिका का संविधान क्या है? सबसे छोटा संविधान। शब्दों के आधार पे किसका है? मोनाको का। सबसे नया संविधान क्यूबा का। सबसे पहला संविधान ब्रिटेन का। सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का। एशिया का सबसे पहला संविधान जापान का। जापान के संविधान का नाम मेजी संविधान। ठीक है। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताओ सबसे बड़ा संविधान किसका है? सबसे बड़ा संविधान, तो आपका आंसर होगा कि भैया सबसे बड़ा संविधान जो है वो हमारे प्यारे देश भारत का है। किसका है? भारत का। हमारा संविधान सबसे बड़ा क्यों है? क्योंकि हमारे भारत के संविधान के अंदर कुल कितने वो हैं बताओ? हमारे भारत के संविधान के अंदर कुल कितने भाग हैं? तो आप बोलोगे भैया हमारे संविधान के अंदर कुल 22 भाग हैं, संशोधन होकर 25 हो जाते हैं। हालांकि ये विवाद मैं बताता हूं आपको। देखो संशोधन होकर 25 कैसे? आज भी आप हमारा भारत का संविधान पढ़ोगे तो उसमें आपको भाग 22 ही मिलेंगे, बट आप जैसे ही संविधान पढ़ना शुरू करोगे आपको 4 के बाद 5 नहीं मिलेगा, 4 के बाद मिलेगा 4A। ठीक, यानी कि वो संशोधन कर जोड़ा गया एक भाग है। फिर 9 के बाद 10 नहीं मिलेगा, 9 के बाद मिलेगा 9A। फिर आपको सीधा 14 के बाद 15 नहीं मिलेगा, 14 के बाद मिलेगा 14A। यानी कि 3 हमारे संविधान में संशोधन करके नए भाग जोड़े गए, तो संशोधन होकर 25 हो गए। और हमारे मूल संविधान में भाग कितने थे? 22। गिनती में आज ही 22 लिखे हैं। बात समझ गए? बट 3, 4A, 9A और 14A, ये 3 नए भाग जोड़े गए हमारे संविधान में। तो क्वेश्चन पूछे संशोधन होकर संविधान कितने भागों का हो गया? हमारा 15। मूल संविधान कितना था हमारा? 22। और हमारे संविधान के अंदर जो आर्टिकल हैं वो आर्टिकल कितने हैं? तो आप बोलोगे हमारे संविधान के अंदर भैया जब बनाया गया था 395 आर्टिकल थे, आर 465 के आसपास हो चुके हैं। कई जगह पर आपको 448 लिखा मिलेगा, कहीं जगह पे 465 लिखा मिलेगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखना लगभग 465 आर्टिकल हो चुके हैं संशोधन के साथ। बट गिनती में आज भी आपको कितने मिलेंगे? 395। फिर आपको बोलोगे भैया ये 465 कैसे हो गए? तो देखोगे ना, जैसे 21 के बाद 22 नहीं मिलेगा, 21 के बाद मिलेगा आपको 21A। बात समझ गए? तो ये संशोधन करके जोड़े जाने वाले क्या है? आर्टिकल है। ठीक, संशोधन के आधार पे 465, मूल अभी भी आपको 395 मिलेंगे। और अनुसूचियां कितनी है? शेड्यूल। तो हमारे संविधान के अंदर जो अनुसूचियां हैं, बात समझ गए, वो अनुसूचियां यानी कि शेड्यूल जो है वो शुरू में 8 थे और अभी संशोधन के साथ कितने हो गए? 12। तो ये बात समझ आई किसकी? भारत के संविधान की। और मैंने बताया कि जो भारत का संविधान है वो कितने शब्दों से बना हुआ है, उसमें कितने शब्द हैं? तो आप बोलोगे कि भैया भारत का जो संविधान है उसके अंदर जो शब्द है वो है 1,17,362। 59 कितने हैं? 359। तो ध्यान रखना हमारे भारतीय संविधान में कितने शब्द हैं? 1,17,369। 59 बोलेंगे, 69 बोलेंगे, 69 बोलेंगे बेसिकली, इसको 69 है ना। तो 1,17,369 जो हमारे शब्द हैं संविधान के अंदर, और इसके साथ पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संविधान किसका होता है? भारत का। अब ये सारी बातें अगर आपके दिमाग में घुस गई हैं तो धीरे धीरे हम संविधान को आगे बढ़ाते हुए
चलते हैं। मैं आशा करूंगा आपको इतना तो पता ही होना चाहिए कि संविधान क्या है। अगर आप चैप्टर पढ़ने वाले हो तो थोड़ा सा बैकग्राउंड समझो, ठीक है। वो डायरेक्ट यहाँ से तो क्वेश्चन बनाएगा ही बनाएगा और आप एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि सबसे पहला है लिखित संविधान। लिखित संविधान समझ गए, सबसे बड़ा संविधान भारत का। छोटे संविधान में दो कंडीशन ध्यान रखना, आर्टिकल वाइज पूछेगा तो अमेरिका का है, शब्दों में पूछेगा तो मोनाको का है। सबसे नया संविधान क्यूबा का है, ठीक। एशिया का सबसे पहला संविधान जापान का है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा भारत के संविधान को समझते हैं ध्यान से कि भाई भारत के संविधान को हम समझते हैं, ठीक। कि भारत का संविधान जो है उसके बारे में कुछ फैक्ट्स वगैरह देख लेते हैं और भी चीजें, है ना। यहां तो आपको समझ में आ गया कि भारत का संविधान। अब देखो हम यहां पर बात कर रहे हैं किसके, हम यहां पर बात कर रहे हैं भारत का संविधान। फिर धीरे धीरे पढ़ते हुए चलेंगे, अभी तो मैं आपको समझा ही रहा हूं, आप देखना धीरे धीरे आपको सारा कुछ समझ में आएगा और पढ़ने में मजा भी आएगा, ठीक है। हम बात कर रहे हैं भारत के संविधान की। देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि भारत का जो संविधान है, बात समझ रहे हो, वो संविधान किसने बनाया, तो आप बोल रहा कि भाई भारत का संविधान बनाया संविधान सभा ने। किसने बनाया, संविधान सभा ने। अभी मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, संविधान सभा क्या थी, कैसे बनी, वो सब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझेंगे। पहले कुछ चीजों को जान लेते हैं। हमारा संविधान बनाया संविधान सभा ने, ठीक। और जो संविधान सभा थी इसको किसने बनाया था, तो ध्यान रखना संविधान सभा को बनाने वाला कौन था, कैबिनेट मिशन। क्लियर है भाई, बिल्कुल। और जो हमारा संविधान सभा थी, आप समझ रहे हो, उसने संविधान बनाया। हमारे संविधान को बनाने में जो समय था वो कितना समय लगा, तो इस बात को ध्यान रखना, हमारे संविधान को बनाने में जो समय लगा वो लगा 2 साल 11 महीने और कितने दिन लगे, 18 दिन। 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। हमारे संविधान को बनाने में जो खर्च आया, क्या है, जो खर्च, वो खर्च आया था लगभग 64 लाख रुपए का आया था, हमारे संविधान को बनाने में खर्च आया था। और अगर मैं आपसे बात करूं कि हमारे संविधान के अंदर कितने पेज हैं, बात समझ गए, ध्यान रखना हमारे संविधान के अंदर 251 पेज हैं। अभी राहुल गांधी जो है ना, उनकी संसद के अंदर एक बारी मतलब किसी व्यक्ति ने पूछ लिया था उनसे, क्योंकि बीच में कोई इशू चल रहा था, तो राहुल गांधी बार बार संसद के अंदर ना संविधान संविधान दिखाया करते थे। तो किसी ने पूछ लिया कि जिस संविधान को आप दिखा रहे हो आपको पता है उसमें कितने पेज हैं, तो मतलब बता ही नहीं पाए थे वो। तो होता है कभी कभी भाई, आपको पता होना चाहिए सब चीजें भी। मान लो कोई आपसे पूछे कि ठीक है आपको अपने देश संविधान पे इतना गर्व है, तो बताओ आपके संविधान में कितने पेज हैं, तो भैया बेइज्जती हो जाती है। जैसे कभी कभी आप वाइवा देने जा रहे हो, है ना, जैसे वाइवा होता है आपका, जो सामने बैठा हुआ व्यक्ति है वो सीधा पूछ ले कि जिस चैप्टर की फाइल बनाई है वो चैप्टर किस बुक का है और उस बुक का नाम बताओ। आप बोले भैया चलो इतना तो पता है फर्स्ट बुक का है, बुक का नाम ही नहीं पढ़ा। कभी कभी तो हमें चैप्टर का नाम याद ही नहीं होता और वहां पर हमारी बहुत बुरी बेइज्जती होती है। तो ध्यान रखना एटलीस्ट चैप्टर का नाम, थोड़ा बहुत बैकग्राउंड, जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसके बारे में। देखो मेरा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जिस चैप्टर को आप पढ़ रहे हो सबसे पहले उस चैप्टर को एक बार समझो कि वो चैप्टर में पढ़ूंगा क्या, पढ़ने के बाद मुझे पता चलेगा क्या, और जो मुझे उस चैप्टर के अंदर पढ़ना था क्या वो चैप्टर खत्म होने के बाद मुझे वो चीजें पता चली, क्या मुझे उनका आंसर मिला या नहीं मिला। और अगर आपको लगे कि मुझे उसका आंसर नहीं मिला तो इसका मतलब आपने चैप्टर तो खत्म किया है बट उसको समझा नहीं है, उसको ठीक से पढ़ा नहीं है, दोबारा पढ़ो अब उसको, ठीक है। तो जब तक आपको उसका आंसर ना मिले पढ़ते रहो। 251 पेज है, लगभग 10 से 13 किलोग्राम के आसपास हमारा संविधान है, ठीक है। और इस बात को ध्यान रखना कि हमारे संविधान के अंदर शब्द कितने हैं, तो मैंने भी आपको बताया ना कि हमारे संविधान के अंदर शब्द कितने हैं, तो पढ़ा है ना 1,17,000 कितने, 1,17,369 शब्द है हमारे संविधान के अंदर, और दुनिया का क्या सबसे बड़ा संविधान। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि जो हमारा संविधान है वो किसने लिखा था, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ध्यान रखना कि हमारे भारत का संविधान जो है उसको लिखने वाले जो व्यक्ति थे, बात समझ गए, किसने लिखा। हमारा संविधान देखना ओरिजिनली इंग्लिश भाषा के अंदर लिखा गया था। किस भाषा में लिखा गया था, इंग्लिश में। हमारे संविधान को जो ओरिजिनल संविधान है वो इंग्लिश में लिखा हुआ था, ठीक है। उसको इटालियन लैंग्वेज में लिखा था किसने, इटैलिक बोलते हैं बेसिकली, इटैलिक जो कर्स ऑफ राइटिंग होती है, तिरछी राइटिंग होती है, बहुत प्यारी राइटिंग थी उनकी, है ना। तो इटैलिक जो राइटिंग है उसके अंदर लिखा हुआ था, किसने लिखा था, प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। बात समझ गए, हमारे संविधान को लिखने वाले कौन थे, तो उनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। बात समझ गए, इन्होंने हमारे संविधान को लिखा था। कौन से, बात समझ गए। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कौन से पेन से लिखा था, ध्यान रखना निप बॉल पेन से। किससे लिखा था, निप बॉल पेन से। बात समझ गए। और कितने पेन खर्च हो गए थे, तो ध्यान रखना 251 के आसपास पेन भी खर्च हुए थे इनके, ठीक है। निप बॉल पेन से लिखा था इन्होंने। और हमारे संविधान को इंग्लिश में इन्होंने लिखा था, इटैलिक लैंग्वेज में, बहुत सुंदर राइटिंग थी इनकी। जब इन्होंने हमारे संविधान को लिख दिया था ना, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे उन्होंने इनसे पूछा था कि आपने इतनी सुंदर राइटिंग में, पूरा संविधान हमारा हाथ से लिखा हुआ है, ध्यान रखना, क्लियर। कहीं आप सोचो मशीन वशीन से लिखा हुआ है, प्रिंटिंग नहीं, हमारा संविधान पूरा संविधान हस्तलिखित है हमारा, ठीक। तो
प्रेम बिहारी नारायण राय यादव ने जब हमारे संविधान को अपने हाथों से लिखा, बहुत प्यारा संविधान लिखा हमारा, उन्होंने बहुत सुंदर संविधान लिखा, आप देखोगे तो अच्छा लगेगा आपको। कई लोगों की राइटिंग अच्छी होती है, मेरी तो बहुत बेकार है, समझ गए। तो प्रेम बिहारी नारायण राय यादव जो थे, उन्होंने जब संविधान लिख दिया था तो इनसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पूछा था कि इस संविधान को लिखने के, बात समझ गए नहीं समझ गए, मतलब कह सकते हो कि लिखने के कारण, जो भी क्या बोलते हैं उसको, लिखने के उपलक्ष्य में आप क्या मांगते हो, भाई प्रधानमंत्री है वो देश के पहले, है ना। तो उन्होंने बोला भी था कि आपको क्या चाहिए इस संविधान को लिखने में, कुछ तो आपकी डिमांड होगी, पैसा लोगे, क्या लोगे, कोई पद वद चाहिए भाई कुछ। तो उन्होंने कहा भाई देखो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं इस देश का संविधान लिख रहा हूँ, ये मेरे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है, इससे बड़ा मेरे लिए सौभाग्य होगा भी क्या। बस इन्होंने कहा था कि पूरे संविधान में मैं बस ये चाहता हूँ कि हर एक पन्ने में, साइड में, कोने में मेरे हस्ताक्षर हो। तो इन्होंने अपने हर एक संविधान के पन्ने पे, बात समझ गए, लास्ट में छोटा सा प्रेम लिखा था। क्या लिखा था? प्रेम। पूरा नाम तो नहीं लिखेंगे, इतना बड़ा नाम था, प्रेम नाम से इन्होंने सिग्नेचर मारे थे, और लास्ट पेज पे इन्होंने गुरु का नाम लिखा था, किन्ने? प्रेम बिहारी नारायण राय यादव ने। बात समझ गए। और इसके बाद हमारे संविधान को बाद में हिंदी के अंदर भी लिखा गया। तो क्वेश्चन पूछेगा हमारे संविधान को बाद में किस भाषा में लिखा गया? हिंदी भाषा में लिखा गया। और हिंदी में लिखने वाले कौन थे? इनका नाम था बसंत कृष्ण वैद। क्या नाम था? बसंत कृष्ण वैद। जो बसंत कृष्ण वैद थे, इन्होंने हमारे संविधान को क्या लिखा था? हिंदी में लिखा था। किसमें लिखा था? हिंदी में। क्लियर है। और ध्यान रखना हमारे संविधान के अंदर, किसके? भारतीय संविधान के अंदर एक एक चित्र जो है, एक एक जो ड्राइंग है, वो किससे बनाई हुई है? हाथ से। तो क्वेश्चन पूछे कि हमारे संविधान के अंदर जो ड्राइंग है, क्या है? जो ड्राइंग, ये आप देख रहे हो हमारे संविधान के अंदर जो ये साइड साइड में दिख रहा है आपको, ये सब हमारे संविधान में क्या? ड्राइंग। मतलब जो साइड साइड में कुछ रामायण के दृश्य थे, कुछ महाभारत के दृश्य थे, है ना, कुछ पशु पक्षियों के, कुछ बेल, कुछ मतलब आप कह सकते हो सजावट वाली चीजें बनाई गई, ये सब हाथ से बनाया गया था। और हमारे संविधान में चित्र जो है, वो चित्रकारी जो करने वाले व्यक्ति थे, उनका नाम क्या था? तो पूरे संविधान के अंदर चित्रकारी बहुत खूबसूरत वो की थी किसने? नंदलाल बोस ने। किसने की थी? नंदलाल बोस। बात समझ गए। नंदलाल बोस ने हमारे संविधान के अंदर क्या बनाए थे? चित्र बनाए थे। और इनका साथ दिया था किसने? राज सिन्हा करके नाम था उनका, सिन्हा करके कोई नाम थे उनका, और 22 शांति निकेतन के छात्र थे, 22 मेंबर और थे। इन सब ने बड़े ही प्यारे प्यारे संविधान के अंदर क्या बनाए थे? चित्र बनाए थे। ठीक है, क्लियर। नंदलाल बोस। तो इतनी बातें अगर आपको संविधान में पता लगी, बाकी मैंने बताना हमारे संविधान के अंदर भाग कितने हैं? 22। हमारे संविधान के अंदर अनुसूचियां कितनी हैं? 8। और अभी संशोधन होकर कितनी हो गई? 12। और भाग 22 हैं, संशोधन होकर 25 हो गए हैं। आर्टिकल 395 थे, अभी संशोधन होकर कितने हो गए हैं? वो हो गए हैं संशोधन होकर आपके 465 प्लस कई जगह पे आपको 448 भी लिखा मिल जाएगा। क्लियर। अब यहां तक आपको संविधान के बारे में समझ आ गया। अब हम समझते हैं कि हमारा संविधान बना कैसे। क्या एक दिन में थोड़ी बन गया हमारा संविधान? इस संविधान के लिए हमने कई सारे संघर्ष किए, तब जाकर हमें आजादी प्राप्त हुई। और आजादी के बाद हम अपने देश में लोकतंत्र की स्थापना कर पाए और हम अपनी चुनी हुई सरकार को ला पाए। और ये सब संविधान है जो आज हमारे देश को समेट के चल रहा है। आज हमारे देश में आज भी आजादी के, बात समझ गए, इतने सालों बाद भी हमारे देश में आप देखोगे लोकतंत्र की स्थापना हो रखी है। जबकि कई देशों में आजादी के बाद संविधान बेढंगा बना, वहां का संविधान बहुत ज्यादा भ्रष्ट बना, और उन देशों में लोकतंत्र आ गया, वहां कभी तानाशाही तो कभी, हमारा पड़ोसी देख लो आप पाकिस्तान, उसका यही हाल था, बांग्लादेश का भी यही हाल था। ठीक है, अब हम समझते हैं। यहां तक मैंने आपको बता दिया, ये फैक्ट ध्यान रखना सारे के सारे। ठीक है, मैं बाद में उसकी पीडीएफ सेंड कर दूंगा आपको, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, मैं लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम का, वहां इसकी पीडीएफ डाल दूंगा। बाकी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लेते हो, ले लो भाई। ठीक है, अब देखो, अब हम समझते हैं पूरा बैकग्राउंड की भारत के संविधान बनने की जो प्रक्रिया थी वो क्या थी। ठीक है, पूरा एकदम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को इत्मीनान से, कोई तसल्ली से, जल्दबाजी नहीं। देखो, सबसे पहले हमारा जो संविधान बना उसको बनने की कहानी शुरू कहां से होती है, मैं समझाता हूं आपको। देखो, एक देश है जिसका नाम है ब्रिटेन। क्या नाम था? ब्रिटेन। बात समझ गए। ब्रिटेन जो है, बात समझ रहे हो, वो हमें गुलाम बना देता है। कब? 1757 में। 1757 में हम गुलाम हो जाते हैं किसके? ब्रिटेन के। और ब्रिटेन हमारे ऊपर अपना उपनिवेश स्थापित कर देता है। कब? 1757 में। हालांकि जरूरी नहीं था कि ब्रिटेन ही, मैं बोलूं आपसे, कभी कभी आपने पढ़ा भी होगा कि हम यूरोप के गुलाम थे, और कभी आपने सुना होगा हम ब्रिटेन के गुलाम थे, कभी बोलते हैं इंग्लैंड के गुलाम थे। देखो, ब्रिटेन इंग्लैंड एक ही है। ठीक है, यूके के गुलाम थे वो एक ही है, बट यूरोप के गुलाम का मतलब क्या है? देखो, हमें जो गुलाम बनाया वो सबसे पहले पुर्तगाल ने बनाया था। अब पुर्तगाल जो है वो यूरोप महाद्वीप का एक देश है। पुर्तगाल जो है वो कहां है? यूरोप महाद्वीप का एक देश है। अब पुर्तगाल ने हमें सबसे पहले गुलाम बनाया, फिर हमारे को गुलाम बनाया, उसके बाद डच वगैरह आ गए थे, पुर्तगाल ने, फ्रांस ने, बात समझ गए नहीं समझ गए? क्लियर। डेनमार्क था, उसके बाद स्पेन था, है ना। लेकिन ज्यादा जो हमें गुलाम बनाया और बड़े पैमाने पर जो हमारे भारत पर कंट्रोल स्थापित कर लेगा, वो कौन था? ब्रिटेन। बात समझ गए। जबकि सबसे पहले हमें गुलाम बनाने वाला देश कौन था? पुर्तगाल, यूरोप का। ठीक है,
बट उन्होंने अपने आप को बढ़ाया नहीं, एक्सटेंड नहीं किया। तो हम इसीलिए गुलामी में ना अंग्रेजों को ही पढ़ते हैं, यानी कि ब्रिटेन को ज्यादा पढ़ते हैं। ठीक, तो ब्रिटेन ने हमें 1757 में क्या बनाया, गुलाम। अब ब्रिटेन कहां बैठा है भाई, ब्रिटेन बैठा है यूरोप में, बात समझ गए। ब्रिटेन यूरोप बैठा है और उसने भारत को क्या बना लिया, गुलाम बना लिया। अब वो भारत को गुलाम बना रहा है कहां से बैठ के, यूरोप से बैठ के। अब वो हमें चलाएगा कैसे, समझ में, यहां पर सोचना थोड़ा सा, आप दिमाग देना, ठीक है, तसल्ली के साथ, जल्दबाजी नहीं। तो ब्रिटेन जो है यूरोप महाद्वीप में, अब यूरोप महाद्वीप दूर है, इधर यूरोप महाद्वीप है और इधर क्या है, भारत। यूरोप का ब्रिटेन नाम का एक देश जो हमें गुलाम बना रहा है और भारत हमारा इधर है। ठीक, अब वो वहां से भारत पर शासन कैसे करेगा। तो ब्रिटेन के अंदर तो लोकतंत्र आ चुका है, क्योंकि मैंने पढ़ा है ब्रिटेन 1600 के आसपास, 1500 1215 के आसपास तो वहां लोकतंत्र भी आ चुका है। वहां पर आप कह सकते हो चुनाव भी हो चुके हैं, वहां सरकार आ चुकी है, वहां इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका है, मतलब बहुत आगे थे वो लोग हमसे। समझ गए नहीं समझ गए, स्टोरी हिस्ट्री के अंदर हम समझेंगे कि ऐसा वहां क्यों हुआ था। बात समझ रहे हो, क्लियर, जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो, है ना। तो अभी उतना बैकग्राउंड में नहीं जाते हम लोग। तो मैंने कहा यूरोप के अंदर कौन था, ब्रिटेन था, और भारत को उसने क्या कर लिया, गुलाम बना लिया। अब मैटर ये था कि ब्रिटेन जो है वो भारत पे शासन करेगा कैसे। तो एक्चुअली में ब्रिटेन जो था वो भारत पे शासन करने के लिए कुछ तरीके अपनाता है, और वो तरीके क्या थे कि सबसे पहले ब्रिटेन हमारे भारत में एक व्यक्ति भेजेगा, उसका नाम है वायसराय। क्या नाम है, वायसराय। अब ये वायसराय जो है, इसके कंट्रोल में क्या होगा, हमारा पूरा का पूरा भारत। मतलब जैसे सपोज मान के चलो, मान लो कि मैं ब्रिटेन में रहता था, बात समझ गए, और मैंने भारत पे कब्जा कर लिया। अब मैं ब्रिटेन में हूं और भारत मैंने कब्जा कर लिया, तो मैं अपने एक व्यक्ति जो है, बात समझ गए, वो भारत पे भेज दूंगा कि भाई जा तू भारत पे शासन करियो, तेरे को ये भारत पे शासन करने की जिम्मेदारी और पावर मैं देता हूं, तेरे को मेरे कहे अनुसार भारत पे शासन करना है, जो मैं तुझसे बोलूं वो तुझे करते रहना है। तो पूरा भारत कंट्रोल कौन कर रहा है, वायसराय। और ये वायसराय जो है, इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, ब्रिटेन। वहां की संसद कंट्रोल कर रही है, वहां की सरकार कंट्रोल कर रही है, यानी कि ब्रिटेन ने एक व्यक्ति को चुना जो है वायसराय, और ये वायसराय भारत में शासन कर रहा है, ये भारत का क्या है, करता धरता। समझ गए नहीं समझ गए, और इस तरह भारत क्या है, ब्रिटेन के गुलामी में चल रहा है। समझ गए, इसको आदेश देगा ब्रिटेन और ये हमारे ऊपर रूल करेगा, ये प्रोसेस है। पहले इसको कुछ और नाम से जानते थे, कुछ और से, वो बहुत बैकग्राउंड की बात है, समझेंगे, ठीक है, क्लियर। क्राउन का शासन क्या था, डायरेक्ट प्रिंस जो राज करेगा, कंपनी का शासन क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो सब हिस्ट्री का टॉपिक है, मैं वहां समझाऊंगा तसल्ली से, ठीक है। अब बस इतना समझो कि ब्रिटेन हमारे को गुलाम बना लिया है और एक व्यक्ति उसने हमारे ऊपर बिठा दिया है, वायसराय। ये वायसराय ब्रिटेन का बिठाया व्यक्ति है, ये ब्रिटेन के कहे अनुसार चलता है। अब ब्रिटेन जो है वो भारत में राज करने के लिए क्या करता है भाई, नियम बनाकर भेजता है। क्यों, क्योंकि वो वहां से बैठा बैठा भारत में राज करेगा। अब वहां से बैठे बैठे उसको भारत में अगर राज करना है, तो वहां से वो कुछ गाइडलाइन निकालेगा, वहां से कुछ नियम निकालेगा कि भैया सुनो, भारत के टैक्स बढ़ा दो, टैक्स घटा दो, ये करो वो करो, ये फलाना ढिमकाना। तो नियम कहां बनेंगे, नियम बनेंगे ब्रिटेन में। नियम कहां बनेंगे, ब्रिटेन। तो ब्रिटेन की जो संसद है, ब्रिटेन की जो संसद है वो क्या बनाएगी, तो आप बोलोगे कि भैया ब्रिटेन की संसद बनाएगी नियम। क्या बनाएगी, नियम। और वो नियम वायसराय को भेजे जाएंगे, और वायसराय का काम होगा उस नियम के अनुसार भारत पे शासन करना। बात समझ गए नहीं समझ गए, और जो जो नियम बनाकर भेजे हैं उसके अनुसार पूरे प्रोसेस को चलाना। समझ रहे हो। तो हमारे भारत पे जो शासन किया जा रहा है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, ब्रिटेन के द्वारा। हमारे भारत में जो नियम बन रहे हैं वो नियम बनाकर कौन भेज रहा है, ब्रिटेन, वहां की संसद, उसको बोलते हैं नियम। तो इसी को बोलते हैं एक्ट। क्या बोलते हैं, एक्ट। समझ गए। तो ये जो एक्ट है कौन बनाकर भेजता था, ब्रिटेन की संसद। पहले इसको रेगुलेटिंग एक्ट कहते थे, बाद में इसको भारत शासन अधिनियम कहने जाने लगा। जब 1857 की क्रांति हुई ना, आप अभी उस लेवल तक नहीं पढ़ पाओगे, 12th क्लास का टॉपिक है 1857 की क्रांति। हमें गुलाम होने के 100 साल बाद हमने पहली बार 1857 की क्रांति की थी। मंगल पांडे वगैरह आप नाम सुना भी होगा, झांसी की रानी जिसके अंदर मारी जाएंगी। मतलब वो पहली लड़ाई थी जहां पर अंग्रेजों से हमने क्या किया, आजादी के लिए संघर्ष किया था, बस ध्यान रखना। उसके बाद जो नियम बन के आए उनका नाम था भारत शासन अधिनियम। उससे पहले जो नियम बन के आते थे उनको बोलते थे रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग मतलब हमको कंट्रोल करने के लिए जो कानून बनाए जा रहे हैं उनको बोला जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट। यानी कि अंग्रेज जो भारत को चलाने के लिए ब्रिटेन से नियम बनाकर भेजते थे उसको बोलते थे रेगुलेटिंग एक्ट, हमें कंट्रोल करने के कानून, ठीक है। जिसकी जिम्मेदारी किसको थी, वायसराय को, समझ लो इतना, ठीक। उसके बाद जब 1857 क्रांति हुई, उस रेगुलेटिंग एक्ट का नाम बदल के क्या कर दिया, भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम। और ये जो है अंग्रेज बनाकर भारत में भेजते और हमारे ऊपर राज किया जाता। मतलब आप कह सकते 10-15 साल, 20 साल, 10, 15 या 20, इन तीनों के एवरेज में नियम वहां से बन के आते रहते थे, ठीक है। 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद वो वहां से नियमों को बनाकर भारत में भेजते रहते थे, और उन नियमों के आधार भारत में शासन किया जाता था और हमें लूटा जाता था। ये चलता रहा लगभग 200 सालों तक। समझ गए। हमें तभी तो आजादी लेनी है, क्योंकि हमें जो नियम बनाकर भेज रहा है वो कौन है, जो ब्रिटेन। ब्रिटेन से हमारे ऊपर राज किया जा रहा है। हमने कहा यही तो हमें नहीं चाहिए ना भाई। उन्हें हमारी समस्याएं, उन्हें हमारी दिक्कतें नहीं पता, लूट रहे वो हमारे को।
हमारा शोषण कर रहे हैं। हमें आजादी का मतलब क्या था, हमने क्यों कहा था हमें लोकतंत्र चाहिए? क्योंकि हमें लोकतंत्र इसलिए चाहिए क्योंकि हम अपने देश में सरकार अपनी बनाएंगे, अपने देश के लोगों को चुनेंगे, हमारे देश के लोग हमारे ही देश पे शासन करेंगे और हमारे देश के लोग हमारे देश पे शासन करके हमारे ही लिए नियम बनाएंगे। वो लोग जिनको हमने ना चुना, जिनसे हमारा कोई नाता, कोई कुछ भी नहीं हमारा उनसे, भाई वो हमारी समस्याओं को जानते ही नहीं। ब्रिटेन से हमारे ऊपर क्या कर रहे हैं, वो शासन कर रहे हैं। यही थी आजादी। वरना कौन सा अंग्रेजों ने हमें ऐसे पकड़ रखा था? आजादी का मतलब ये था हमें लोकतंत्र चाहिए, हमें अधिकार चाहिए, हमारी मांगे पूरी हो, हमें सारे अधिकार मिले, हमारी सरकार हो, हम लोग शासन का हिस्सा हो, हमारा भी सरकार में कुछ रोल हो, समझ गए? तो जो हमारा पहले नहीं था, यही हमें आजादी चाहिए थी बस। तो अंग्रेज जो थे वो नियम बनाकर भेजा करते थे। अब ये जो नियम अंग्रेजों के बनाए हुए ये आते रहते थे, समझ गए नहीं समझ गए? क्लियर है? तो अब मैंने क्या बोला, सबसे पहला नियम अंग्रेजों ने कब बना के भेजा? सबसे पहला नियम आएगा उनका बनके, तो सबसे पहला नियम आया था उनका 1773 में। कब आया था? 1773 में। उस टाइम पर इसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। क्या नाम था उसका? रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 में आया, फिर आया 1783 में आया, और ऐसे करते 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 कई बार अंग्रेजों ने भेजे। बात समझ गए? फिर 1919 में आया। कब आया? 1919 में। और फिर एक आया 1935 में। 1935 को बोलते हैं भारत शासन अधिनियम। क्या बोलते हैं? भारत शासन अधिनियम। ये कब आया? 1935 में। तो अगर मैं आपसे एक बात क्वेश्चन पूछूं कि अंग्रेजों ने हमारे को गुलाम बनाने के बाद सबसे पहला कब बनाकर भेजा? 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट था ये उस टाइम पे, ठीक? यानी कि ये कुछ कानून बनकर आए होंगे भारत में जिसके आधार पर अंग्रेज हमारे पर शासन करेंगे, ठीक? फिर उसके बाद अंग्रेजों ने 1935 के अंदर भारत में क्या बनाकर भेजा? लास्ट अपना भारत शासन अधिनियम बना के भेजा। लास्ट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ठीक इसके कुछ सालों बाद हमें क्या मिल जाएगी? आजादी मिल जाएगी। ध्यान रखना, फिर तो अपना संविधान ही बना लेंगे ना। क्लियर है? तो लास्ट अंग्रेजों का जो ब्रिटेन से बनकर आया हुआ कानून था वो कौन सा था? 1935 का। इसीलिए जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। आप वहां पढ़ते हो कि हमने बहुत सारे बातों को, हमने लगभग 70% 80% हमने अपने संविधान के अंदर 1935 के भारत शासन अधिनियम से क्या किया है? चीजों को कॉपी किया है। क्यों? क्योंकि जब धीरे 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 अंग्रेज जो थे, बात समझ गए नहीं समझ गए, हमारे भारत के अंदर नए नए कानून आने लगे, उसमें कुछ अच्छे भी थे कुछ बुरे भी थे। बात समझ गए? जैसे हमारे देश में अंदर एजुकेशन को बदला गया, बहुत सारी चीजों को लेकर कानून आए। जैसे अंग्रेजों ने सती प्रथा पर क्या कर दिया? बैन कर दिया हमारे देश के अंदर। नरबली प्रथा पर बैन कर दिया अंग्रेजों ने हमारे देश के अंदर। समझ रहे हो? स्त्रियों की शिक्षा को बढ़ावा दिया अंग्रेजों ने। तो अंग्रेजों के कुछ काम सही भी थे और कुछ काम गलत भी थे, समझ गए? हम हर चीज को नेगलेक्ट थोड़ी कर सकते हैं। जैसे संसद थी, वो संसद हमें देकर कौन गए? अंग्रेज। जिस राष्ट्रपति भवन के अंदर आज हमारा राष्ट्रपति रहता है वो वायसराय हाउस था, पहले वहां वायसराय रहता था। किसका वायसराय? अंग्रेजों का। समझ रहे हो? जहां पर संसद है, अब तो हमने नई संसद बना ली, सेंट्रल विस्टा, ठीक है? जो पुरानी संसद है वो संसद अंग्रेजों की बनाई हुई थी, समझ रहे हो? जो राष्ट्रपति भवन है हमारा वो वायसराय हाउस था पहले, उसका नाम हमने राष्ट्रपति भवन कर दिया है। वहां वायसराय रहा करता था, ये वायसराय। नहीं समझे? क्लियर? तो वो समझोगे अभी आप ध्यान से, सारी चीजें अभी क्लियर होंगी आपको। मैं बिल्कुल बैकग्राउंड से लेते हुए आऊंगा, आपको तसल्ली से पढ़ते हुए चलना है ना, भागना नहीं है आपको। क्योंकि आप भाग भाग कर पढ़ोगे, हल्का हल्का पढ़ लोगे तो फिर हल्का ही लिख पाओगे। एग्जाम में जब क्वेश्चन 6 नंबर में आते हैं ना तो वो समझाना पड़ता है आपको 2-2 पन्नों में, ठीक? तो लास्ट 1935 का अधिनियम था। ये बात समझ में आ गई ना कि अधिनियम का मतलब क्या है? यानी कि ये अंग्रेजों ने बनाकर भेजा था। किसने बनाकर भेजा था? अंग्रेजों ने। और इस टाइम तक अंग्रेज, क्योंकि आजादी के आंदोलन शुरू हो गए थे, भारत में क्रांतिकारी लोग आ गए थे, इसमें कुछ चीजें बहुत सारी अच्छी थी। जैसे आपको पता है भारत में संसद अंग्रेज देकर गए, ड्यूअल गवर्नमेंट हमें वो समझा के गए, सरकार चलाना हमें वो सिखा कर गए, संविधान का प्रेरणा भी हमें वही देकर गए थे। इनफैक्ट बहुत कुछ सीखा हमने अंग्रेजों से कि भाई हमें समझ में आ रहा है, तुम हमें लूट रहे हो लेकिन हम, तुम लूटो बेटा, हम तुम्हें सीख रहे हैं, कल को हमें ये सब गलतियां नहीं करनी है। समझ गए नहीं समझ गए? तो ये तो हमें प्लस पॉइंट था ही। 1935 का भारत शासन जो अधिनियम आया वो लास्ट था, उसके बाद हम आजादी ले लेंगे और अपना संविधान बना लेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई? क्लियर? अब सुनो, ये अंग्रेज हमारे पर राज कर रहे हैं, लेकिन यहीं पर बीच में शुरू होती है कहानी। और 1900 के बाद, किसके बाद? 1900 के बाद भारत के अंदर जो है, बात समझ गए नहीं समझ गए? 1900 के बाद भारत के अंदर आजादी की मांग तेज हो जाती है। किसकी मांग तेज हो जाती है? आजादी की मांग। आपको पता है धीरे धीरे हम आजादी की मांग को तेज कर रहे हैं। 1915 में महात्मा गांधी भारत आ जाएंगे, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आएंगे। उसके बाद महात्मा गांधी, कांग्रेस और भारत के अंदर क्रांतिकारी लोग, भगत सिंह, राजदेव, सुखगुरु, सुभाष चंद्र बोस, भीमराव अम्बेडकर, ये सब क्रांतिकारी लोग अब बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं भारत के अंदर। भारत में एक पढ़े लिखे लोगों का वर्ग बन चुका है, अब वो इनसे दबने वाले नहीं है। और एक भारत के अंदर एक क्रांतिकारी मूवमेंट देखने को मिला, ऐसा क्रांतिकारी मूवमेंट जिसे अब अंग्रेज समझ गए थे दबाना बहुत मुश्किल है। समझ गए नहीं समझ गए? क्लियर? इसीलिए अंग्रेजों को समझ में आ गया था कि भारत आने वाले कुछ सालों में अब राज हमसे छीन लेगा और वो आजाद हो जाएगा। इसीलिए अंग्रेजों ने भारत के अंदर फूट डालो राज करना शुरू कर दिया था कि इनको भिड़वाओ, अब इनको आपस में एकता में मत आने दो, क्योंकि इनकी एकता बनी रही तो हम नहीं रह पाएंगे यहाँ पे। यही रीजन था कि अंग्रेजों ने हमारे भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम दंगे कराना शुरू कर दिए, वरना अंग्रेज से पहले हमारे देश में इतने बुरे हिंदू मुस्लिम दंगे होते नहीं थे।
ये जो आप हिंदू मुसलमान करते हो ना, ये सब अंग्रेजों की देन थी। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना करवा देंगे, मोहम्मद अली जिन्ना को भड़का देंगे, ड्यूल गवर्नमेंट शुरू करवा देंगे, द्वैत शासन शुरू करवा देंगे हमारे देश में, सांप्रदायिक चुनाव शुरू करवाएंगे अंग्रेज। सांप्रदायिक चुनाव मतलब धर्म के नाम पर क्या करवाएंगे अंग्रेज हमारे देश में चुनाव, मुस्लिमों के इलेक्शन अलग होंगे। तो ये सब करके कौन गए? अंग्रेज। और आज भी हमें लगता है कि बंटवारे का जो जनक है वो महात्मा गांधी है, वो जिन्ना है। ये सब की पीछे की जो मेन न समझोगे ना आप तो समझ में आएगा, वो सब कहानी का जो मेन जहां से शुरू हुआ वो अंग्रेज थे, जिन्होंने सारा कुछ किया। सब उन्हीं का किया धरा था, ये उन्हीं की पॉलिसी थी, डिवाइड एंड रूल। इनको डिवाइड रखो, इनको जुड़ने मत दो, क्योंकि ये एकता में आएंगे तो हमें रहने नहीं देंगे, इनको भिड़ाते रहो, मराते रहो, ये मरेंगे, हम इन पर शासन करते रहेंगे। ठीक। 1900 के बाद हमारे देश में आजादी की जो है वो मांग क्या हो गई? तेज हो गई। और जो आजादी की मांग हमारे देश में तेज हुई तो आप सभी जानते हो क्रांतिकारी मूवमेंट होने लग गए। 20 में भारत छोड़ो असहयोग आंदोलन हुआ, 30 में नमक आंदोलन हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन, 42 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, उधर भगत सिंह, उधर सुभाष चंद्र बोस। तो मतलब अब एक ऐसा सिनेरियो बन गया कि अंग्रेज समझने लग गए थे कि भाई अब भारत को आजादी मिलनी ही वाली है, अब ये लोग हमारे से लिपापोती नहीं करवा पाएंगे, हम इनसे लिपापोती नहीं कर सकते, अब इन्हें बरगला नहीं सकते, क्योंकि अब भारत के अंदर एक ऐसा वर्ग आ चुका है जो हमारे झांसे में नहीं आएगा, जो अधिकारों को जानता है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, शिक्षित वर्ग है। समझ गए? वरना ये पहले लोगों को तो बरगला देते थे, उनको आप कह सकते हैं उनका ब्रेन वॉश कर दिया करते थे। ठीक है, बट अब नहीं कर पाएंगे। आजादी की मांग तेज हो गई, और आजादी की मांग जब तेज हुई तो हमारे देश के अंदर अब धीरे धीरे मांग आने लगी। और मांग क्या आई? जैसे सबसे पहले हमारे देश में एक व्यक्ति थे, उनका नाम था M.N. रॉय। क्या नाम था उनका? M.N. रॉय। पूरा नाम था उनका मनमहेंद्र नाथ रॉय। M.N. रॉय ने हमारे देश में कहा कि हमें संविधान चाहिए। क्या चाहिए हमें? संविधान। तो क्वेश्चन पूछेगा, संविधान की मांग हमारे देश में किस लिखित संविधान की? हमारे देश में लिखित संविधान की सबसे पहले मांग किसने की थी? M.N. रॉय। M.N. रॉय जो थे, इन्होंने कहा कि हमारे देश का अपना खुद का संविधान होना चाहिए, और इस संविधान से इस देश को चलाया जाएगा, आपके वहां से बने हुए संविधान से हम इस देश को नहीं चलाएंगे। तो सबसे पहले भारत में संविधान की मांग किसने की? M.N. रॉय ने। इसके बाद फिर भैया बाल गंगाधर तिलक आ गए, उन्होंने कहा भाई स्वराज मेरा क्या है? जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं से लेकर रहूंगा। बात समझ गए? स्वराज मेरा क्या है? जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं से लेके रहूंगा। बात समझ रहे हो? अब भारत के अंदर धीरे धीरे क्या लग गया? अधिकार है। बाल गंगाधर तिलक ने बात क्या दी। फिर इधर भारत के अंदर महात्मा गांधी जो थे, उन्होंने भी क्या दिया कि हमें क्या चाहिए? स्वराज चाहिए। क्या चाहिए? स्वराज। स्वराज मतलब स्वयं का शासन, हम खुद का शासन खुद चलाएंगे, आपके भरोसे नहीं रहना हमारे को, हमें आजाद दो। ठीक है, तो यहां पर एक ऐसा मूवमेंट आ गया कि हम आजादी की मांग करने लग गए। बट द क्वेश्चन इज कि भैया हम आजाद हो जाएंगे तो आजाद होने के बाद हमारे देश का शासन कैसा होगा, हम अपने देश को कैसे चलाएंगे? क्वेश्चन तो ये महत्वपूर्ण था ना भाई, कि अगर मान लो भारत आजाद हो जाता है, अंग्रेज हमें आजादी दे देते हैं, तो हमारे देश का शासन कैसा होगा? क्योंकि हमारे पास उस टाइम ना तो संविधान था, ना हमें लोकतंत्र का तजुर्बा था, और अगर हम आजाद हो जाते हैं तो हम किस कानून के आधार पर देश को चलाएंगे भाई? तो यही महत्वपूर्ण मुद्दा था। और इसीलिए 1928 में, आप समझ गए, 1928 में मोतीलाल नेहरू जो हैं वो क्या करते हैं? वो संविधान बनाने की घोषणा करते हैं कि हम संविधान बनाएंगे। मैं अधिकार वाले चैप्टर पढ़ाऊंगा इसको, क्योंकि उस टाइम पर वायसराय से बहसबाजी भी हो जाती है मोतीलाल नेहरू जी की। और 1928 में हम संविधान बनाते भी हैं, जिसमें मौलिक अधिकार भी दिए होते हैं मोतीलाल नेहरू जी ने। समझ गए? क्लियर? बट अनफॉर्चुनेटली उसे हम लागू नहीं करवा पाते, वो फेल हो जाता है। और 1928 में भारत के अंदर हमें बहलाने फुसलाने के लिए अंग्रेज अपने लोग भेजते रहते हैं। एक मिशन आता है, उसको बोलते हैं साइमन कमीशन। क्या बोलते हैं उसको? साइमन कमीशन। जो साइमन कमीशन है वो क्या आता है? भारत में आता है कब? 1919 में। आपसे साइमन कमीशन नहीं पूछेगा। साइमन कमीशन बेसिकली 12th क्लास का टॉपिक है, वहां डिटेल में आपको पढ़ा दूंगा जब आप 12th क्लास में आओगे। तो साइमन कमीशन 1928 में भारत आता है। बात समझ गए? इसका काम होता है साइमन कमीशन का कि भारत के अंदर भारत की समस्याओं को समझकर एक अच्छा नियम बनाकर भारत में भेजना। क्लियर? ताकि भारत के लोग ज्यादा विरोध ना करें। बट हमने कहा कि नहीं भाई, हमें साइमन कमीशन भी एक्सेप्ट नहीं है, क्योंकि अब तुम कितना भी अच्छा संविधान हमारे देश में बनाकर भेज लो, हमारे लिए कितने भी अच्छे कानून बनाकर भेज लो, अब हम तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि हम कह चुके हैं कि हमें क्या चाहिए? अब स्वराज चाहिए, हमें लिखित संविधान, खुद का संविधान चाहिए, हमें वहां की सरकार नहीं, हमें हमारे देश में सरकार चाहिए, हमारे देश के लोकतंत्र चाहिए, अंदर लोकतंत्र चाहिए। क्योंकि अब हम इनके बातों में आने वाले नहीं थे। हमने साइमन कमीशन का विरोध कर दिया। अंग्रेजों को वाह भी वाह, ये तो बहुत दिक्कत हो गई। ठीक, तो इस तरह हमारे देश के अंदर अब ऐसा माहौल बन गया कि अब हमारे देश में आजादी की जो राह है वो बनने लग गई। बट मैंने कभी भी क्वेश्चन यही है कि हमारे देश का शासन कैसा होगा। फिर फाइनली इसके बाद क्या होता है कि हमारे देश के अंदर अभी देखो, अब यहां तक क्या आ चुका, समझ गए ना आप? सारी कहानी को समझते जाना। अब साइमन कमीशन हमारे भारत में आया 1928 में।
अब साइमन कमीशन के आने के बाद घटनाक्रम तेज हो जाता है और 1935 का एक्ट आता है। कब का एक्ट आता है? 1935 का। 35 के एक्ट में चीजें तो सही थी, बट अब हम उनकी बातों में आने वाले नहीं, चाहे वो कितना भी सही बनाकर भेज दे, समझ गए? क्योंकि अब हमें कंप्लीट क्या चाहिए? आजादी ही चाहिए। और इसी बीच में एक घटना होती है, और वो घटना क्या थी कि 1939 में शुरू हो जाता है क्या आपका सेकंड वर्ल्ड वॉर। कब शुरू होता है? 1939 में, और कब तक चलेगा? 1945 तक। 1939 से लेकर 1945 तक शुरू होता है आपका सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है। और जो ये सेकंड वर्ल्ड वॉर था, इस सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर ब्रिटेन था। कौन था सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर? ब्रिटेन। समझ गए? चैनल में मैंने वीडियो बना रखी है सेकंड वर्ल्ड वॉर के ऊपर, 12th क्लास की, आप एक बार उसे देख भी लेना, ठीक है? सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर ब्रिटेन था और जर्मनी ब्रिटेन को बहुत बुरी तरीके से पीटने लगता है सेकंड वर्ल्ड वॉर में। सेकंड वर्ल्ड वॉर इधर हमारे देश में क्या हो रहा है, समझना कहानी को, मैं जो बताना चाह रहा हूं। देखो इधर हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है, हमारे देश के अंदर हम आजादी की मांग कर रहे हैं, हम संविधान की मांग कर रहे हैं, हम स्वराज की मांग कर रहे हैं। इधर हमारे देश में आंदोलन चल रहे हैं, हम बिल्कुल अड़े हुए हैं भाई कि तुम कितना भी अच्छा बनाकर भेज दो, अब कानून वानून हमारे लिए कितना भी अच्छा कर लो, हम तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे, हमें तो आजादी चाहिए। उधर ब्रिटेन परेशान हो गया क्योंकि उसके ऊपर किसने हमला कर दिया? जर्मनी ने। यहां से हम उसको टॉर्चर कर रहे हैं, वहां से जर्मनी उसको टॉर्चर कर रहा है, और इस बीच ब्रिटेन को पड़ गई आवश्यकता। किसकी आवश्यकता पड़ गई? सेना की। किसकी आवश्यकता पड़ गई थी? सेना की। अब ब्रिटेन जो था उसको पड़ी सेना की आवश्यकता, ठीक। अब जैसे ही ब्रिटेन को सेना की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि उसको पहले अपना देश बचाना है कि भाई मेरे को पहले अपना देश जर्मनी से बचाना है, क्योंकि जर्मनी ब्रिटेन को उस टाइम पीट रहा था। हमारे देश में हम इनको भगाने की सोच रहे हैं, वहां जर्मनी कब्जा करने की सोच रहा है ब्रिटेन पे। तो ब्रिटेन को सेना की आवश्यकता थी, और ब्रिटेन ने कहा कि भाई भारत की सेना मेरी तरफ से सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर हिस्सा लेगी। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमारी सेना ने ब्रिटेन के लिए युद्ध लड़ा था, और उस युद्ध लड़ने के बाद हमारे लिए इंडिया गेट बनाया गया और हमारे देश पर रोलेट लगा दिया गया। हमें लगता था कि हमें अंग्रेजों का साथ दिया है, अंग्रेज हमें आजादी दे देंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीतने के बाद कुछ ना कुछ तो हमारे लिए अच्छा करेंगे। बट उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीतने के बाद हमारे सेनाओं को उपहार, सम्मान, गिफ्ट देने की बजाय उन्होंने दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड। वो अंग्रेज थे, समझ गए? जो मानव अधिकारों की आज बात करते हैं वो अंग्रेज। बात समझ गए? नहीं समझ गए? क्लियर? बहुत बुरे लोग थे वो। और जो सेना थी उनकी नीड पड़ी। अब जो ब्रिटेन था उसको सेना की आवश्यकता पड़ी, सेना की नीड पड़ी। अब उसको चाहिए थी भारतीय सेना, कि भाई इस युद्ध के अंदर भारतीय सेना मेरा क्या दे दे? साथ दे दे। अब अंग्रेजों ने भारतीय सेना का साथ प्राप्त करने के लिए बोला, तो भारत के लोगों ने साफ मना कर दिया। भारत के लोगों ने कहा भाई देखो, नेहरू जी, महात्मा गांधी जी और अन्य लोगों ने, सभी लोगों ने, कांग्रेस क्योंकि उस टाइम बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुकी थी, कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी हो चुकी थी इस टाइम पे। भारत की सबसे पहली पार्टी कौन सी है? कांग्रेस। 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। तो कांग्रेस और कांग्रेस के सारे लोगों ने, विपक्षी लोगों ने भी, सबने डिनाई कर दिया कि भारत की सेना सेकंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन का साथ बिल्कुल नहीं देगी। हम नहीं चाहते कि हमारी सेना ब्रिटेन का साथ दे, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने दिया था, इन्होंने हमारे लिए कोई रियायत नहीं करी। ये दोगले लोग हैं, हरामी लोग हैं, सुअर हैं लोग, ठीक। हम इनका बिल्कुल साथ नहीं देना। हमने भारतीय सेना का मना कर दिया कि हमारी भारतीय सेना बिल्कुल नहीं जाएगी आपके साथ। अब ब्रिटेन के ऊपर बाकी देशों का प्रेशर था कि भाई आप भारतीय सेना को बुलाओ किसी भी तरीके से, क्योंकि परिस्थितियों में हमारी सेना अच्छे से लड़ी थी, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देखा था कि कैसे हमारी सेना बहादुरी के साथ लड़ी थी ब्रिटेन के साथ। समझ गए? क्लियर? तो अब ब्रिटेन को भारतीय सेना की जो आवश्यकता थी, उस सेना की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अब ब्रिटेन हमें बहलाने फुसलाने के लिए क्या भेजेगा? अपना एक मिशन भेजेगा। क्या भेजेगा? अपना एक मिशन। वहां से कुछ लोगों को भेजेगा कि जाओ जाओ भारतीय सेना का सहायता प्राप्त कर लो। तो भारतीय सेना की सहायता प्राप्त करने के लिए, क्या प्राप्त करने के लिए? सहायता प्राप्त करने के लिए ब्रिटेन से एक मिशन आएगा 1942 में। इस मिशन का नाम होगा, क्या नाम होगा इसका? क्रिप्स मिशन। क्या नाम था इसका? क्रिप्स मिशन। क्लियर? अब ये जो क्रिप्स मिशन था ये कब आएगा? 1942 में भारत आएगा। क्यों आया? समझ आया? ये भारतीय सेना की सहायता प्राप्त करने के लिए आ रहा है। अब जैसे क्रिप्स मिशन आया, हमने बोला भाई देखो साफ सीधी बात है, हमारी सेना पहली बात तो जाएगी नहीं। दूसरी बात, आप हमें इस बात की एश्योरिटी दो कि अगर हमारी सेना आपके साथ जाएगी तो आप हमें आजादी दोगे। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, आप पहले सेना भेज दो, हम युद्ध जीतने के बाद सोचेंगे। हमने कहा हाँ तेज चल रहे हो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरह है, अब हम तुम्हारे बहकावे में आने वाले नहीं है, गोरी चमड़ी के, ठीक। तो क्रिस मिशन जो था उससे हमारी कई वार्ताएं हुई, कई बातचीत हुई, कई बातों पर फैसला हुआ। हालांकि इस टाइम पर ध्यान रखना, हमारे भारत के अंदर इस टाइम पर एक सुअर और है, मोहम्मद अली जिन्ना। वो हरानी सुअर, वो पाकिस्तान जो है अलग बनाने की बात कर रहा है। यही वो टाइम है जब पाकिस्तान की भी बात होने लग गई थी। 1940 में पाकिस्तान जो अलग देश बनेगा, बात समझ के, धर्म के आधार पे उसकी मांग कर चुका है एक व्यक्ति, मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग का अध्यक्ष था वो। ध्यान रखना, यहाँ पर बस बैकग्राउंड की वो कहानी सुनना। हालांकि वो ऑस्ट्रेलिया का टॉपिक है,
पर मैं समझा रहा हूं कि इस टाइम पर भारत के अंदर दो कंडीशन है, एक अंग्रेज, दूसरा भारत में हम लोग आजादी की बात कर रहे हैं, कांग्रेस और बाकी सब लोग, और तीसरा है मुस्लिम लोग जो मुस्लिम लीग से जुड़े हुए हैं, वो पाकिस्तान की मांग कर रहे हैं, सभी मुस्लिम नहीं, मुस्लिम लीग से जुड़े हुए लोग, जिन्ना, समझ गए। अब यहाँ पर तीन समस्याएं हैं। तो कई बातें हुई क्रिस मिशन से कि आप हमारे साथ सेना भेजिए, हम भारत में शासन अधिनियम भेजेंगे, चीजें सही कर देंगे, वॉर जीतने के बाद हम क्या करेंगे, आजादी के बारे में सोचेंगे। हमने कहा नहीं नहीं, अब भी बताओ, अब भी कंफर्म करो हमें। तो भाई फाइनली बातचीत जो थी वो फेल हो गई। तो क्रिस मिशन क्या हो गया, फेल हो गया। और क्रिस मिशन के फेल होने के बाद अंग्रेज आग बबूला हो गए, भाई साहब सेना चाहिए चाहिए। हालांकि अंग्रेज बहुत हरामी थे, हम गुलाम थे उनके, कुछ कर भी नहीं पाते ज्यादा। तो हमने, ब्रिटेन जो था उसने नियम पास कर दिया था कि भाई अब भारतीय सेना जाएगी, ये हम ऑर्डर देते हैं। तो वो नियम पास करके ले गए थे। हालांकि यही रीजन था कि जब हमारी सेना वो ले गए थे ना ब्रिटेन, तो ब्रिटेन जब हमारी सेना गई लड़ने के लिए जर्मनी से, तो जर्मनी ने हमारी बहुत सारे सेना के लोगों को कर लिया, बंदी बना लिया था। और वहीं जर्मनी में जाकर उन सेना को हिटलर से छुड़वाएंगे कौन, सुभाष चंद्र बोस। और वहीं पर सुभाष चंद्र बोस नारा देंगे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। समझ आया। सुभाष चंद्र बोस ने ये नारा भारत में दिया था, ये नारा दिया था जर्मनी के अंदर। जापान ले जाएंगे, उस सेना को वहां ट्रेनिंग देंगे, समझ गए। वो सेना को सबको पकड़कर इंडियन, भारतीय क्या करेंगे, भारतीय सेना का क्या करेंगे, गठन करेंगे। कौन, आजाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस, जर्मनी में हिटलर थे, वो समझेंगे आगे जब हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो क्रिस मिशन क्या हो गया, फेल हो गया। और इसी क्रिस मिशन के फेल होने के बाद भारत के अंदर क्या शुरू हो गया, भारत के अंदर आंदोलन शुरू कर दिया महात्मा गांधी ने। और एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हुआ भारत के अंदर, उसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी भी इस टाइम पर अब खतरनाक हो गए थे, और महात्मा गांधी ने कहा कि भैया ठीक है, हमारा आखिरी आंदोलन होगा। अब अंग्रेज से बहुत ज्यादा बातचीत हो गई, इसमें महात्मा गांधी ने नारा दिया था, डू और डाई, करो या मरो। तो क्वेश्चन मुझे, करो और मरो का नारा कब दिया गया, भारत छोड़ो आंदोलन में। और इस आंदोलन के बाद कांग्रेस के सारे नेता गिरफ्तार कर लिए गए, लोग रोड पर निकल गए, बच्चे महिलाएं बूढ़े सब ने मिलकर इस आंदोलन में हिस्सा लिया। अब अंग्रेज यहां पर परेशान हो गए। क्यों परेशान हो गए, इसका रीजन समझना। एक तरफ वॉर शुरू हो गया, क्या शुरू हो गया, देखो इधर ब्रिटेन है, क्या इधर ब्रिटेन, एक तरफ ब्रिटेन पर हमला कर रहा है कौन, जर्मनी हमला कर रहा है ब्रिटेन के ऊपर। इधर भारत के अंदर क्या शुरू हो चुका है, खलबली शुरू हो चुकी है। उधर जिन्ना जो है पाकिस्तान की मांग कर रहा है, इधर भारत में हमने बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया, भारत छोड़ो आंदोलन। ये भारत का लास्ट आंदोलन था, आखिरी आंदोलन। इसके बाद हमें क्या मिल जाएगी, आजादी 1942 में, समझ गए। इधर भारत के अंदर डिसबैलेंस शुरू हो गया, उधर पिट रहा है। अब जर्मनी, ब्रिटेन फंस गया था, समझ आया। ब्रिटेन गया था यहां, फंस गया कि भाई मैं कहां किससे लड़ू, जर्मनी को पीटू या भारत के लोगों को समेटू। तो मेन कौन है भाई, वो ब्रिटेन खुद को बचाएगा। तो उसने कहा अभी स्थिति को आप नॉर्मल करो, बातचीत करो, अभी आप भारत का मैटर शांत करो, हम जैसे ही वॉर खत्म होगा उसके बाद आजादी के बारे में सोचेंगे। समझ आया कि नहीं आया। बट जो ससुरा उस टाइम पीएम था ना वहां का, आप समझ रहे हो, क्लियर, विंस्टन चर्चिल, वो हरामी था, वो चाहता नहीं था कि आजादी मिले। बस उसका मैटर, उसका मेन मन यही था। चर्चिल जो था बड़ा हरामी था, उसका टारगेट ये था कि बस कैसे भी करके वॉर एक बार खत्म कर दूं, एक बार वॉर जीत लूं, फिर तो भारत को मैं ऐसा सेट करूंगा, उसका यही मन था, क्लियर। और चर्चिल जो था वो वॉर जीतने के बाद अगर चुनाव ना हारा होता ना, तो फिर भारत की जो गुलामी है लंबी खिंच जाती। लेकिन हमें भी ये बात समझ में आ गई थी कि चर्चिल भारत की आजादी के बिल्कुल खिलाफ है। चर्चिल कौन, जो ब्रिटेन का इस टाइम पर का है प्रधानमंत्री, समझ रहे हो। अब भारत जो था यहां से आंदोलन शुरू हो चुका है, बातचीत हो चुकी है, और फाइनली होता क्या है कि 1945 में क्या खत्म हो जाएगा, सेकंड वर्ल्ड वॉर। और 1945 में सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है वो खत्म हो जाएगा। और जैसे ही 1945 के अंदर सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होगा, इस वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद ब्रिटेन में था इलेक्शन, क्योंकि ब्रिटेन में थी लोकतंत्र। ब्रिटेन में लोकतंत्र आ चुका है सन 1600 में, संविधान बना लिया उसने 1215 में। 1600 में ब्रिटेन के अंदर लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी है, समझ रहे हो। वहां हर 4 साल में, हर 5 साल में क्या होता है, इलेक्शन होता है, समझ रहे हो, क्लियर। अब जो ब्रिटेन था वहां इलेक्शन था 1945 में, और 1945 के इलेक्शन में एक व्यक्ति खड़ा हुआ लेबर पार्टी का, वो महत्वपूर्ण है हमारे लिए समझना। ये लेबर पार्टी का मैटर यहां पर क्या आ गया। ब्रिटेन के इस इलेक्शन में एक पार्टी थी, उसका नाम था लेबर पार्टी। कौन सी पार्टी थी, लेबर पार्टी। अब जो ये लेबर पार्टी है, इस लेबर पार्टी से जो व्यक्ति खड़े हुए थे उनका नाम था क्लाइमेट एटली। क्या नाम था उनका, क्लाइमेट एटली। अब ये जो क्लाइमेट एटली थे ये इस लेबर पार्टी के थे, और क्लाइमेट एटली जो थे ये आजादी के पक्ष में थे। उन्होंने कहा था भाई ठीक है मैं जीत जाऊंगा, मैं भारत को आजादी दे दूंगा। आप यकीन मानोगे, इसको इनको जिताने के लिए ना, लेबर पार्टी क्लाइमेट एटली को जिताने के लिए भारतीय लोगों ने ब्रिटेन में जाकर इनके झंडे पकड़कर, इनकी पार्टी के स्लोगन पकड़कर, इनकी पार्टी के चुनाव चिन्ह को पकड़कर गली गली घूम घूम कर लोगों को रोड रोड पर क्या कर रहा था, इनका प्रचार किया था फ्री में, कि भाई कैसे भी करके क्लाइमेट एटली जीत जाए, क्योंकि ये बंदा क्या है, आजादी के पक्ष में। हमारे भारतीय लोग इसका प्रचार कर रहे थे ब्रिटेन में, ताकि कौन जीत जाए, क्लाइमेट एटली। कौन हार जाए, चर्चिल। और चर्चिल सही में हारना चाहिए था, नहीं हारता ना, वो जीत जाता तो वो हमारी गुलामी और खींच देता,
क्योंकि उसका पूरा मूड था ही नहीं उसका आजाद करने का, उसका बस ये था सेकंड वर्ल्ड वॉर तक उनको समेट कर रखो, ठीक है। क्लाइमेट इटली पक्ष में था। और फाइनली ब्रिटेन के अंदर जैसे इलेक्शन होता है 1945 में, ब्रिटेन का जैसे इलेक्शन होता है, उस इलेक्शन के बाद रिजल्ट आता है। क्या आता है? रिजल्ट। और रिजल्ट आने के बाद क्या होता है? रिजल्ट आने के बाद प्रधानमंत्री कौन बन जाता है? क्लाइमेट एटली। और प्रधानमंत्री बनता है क्लाइमेट एटली, और ये लेबर पार्टी वहां जो है वो जीत जाती है। और जैसे ही क्लाइमेट एटली वहां प्रधानमंत्री बनता है, लेबर पार्टी की सरकार आती है। भाई अब इसने जो कहा था आजादी के बारे में, अभी कहता है ठीक है भाई भारत को आजाद करेंगे। हालांकि मैं आपको समझाऊं, आजादी हमें मिल भी जाती है। क्यों मिल जाती है? उसका रीजन बहुत था। पहला, अब अंग्रेज जो है ना वो कमजोर हो चुके थे। क्या हो चुके थे? कमजोर, क्योंकि जर्मनी ने बहुत पीट दिया था उनको। अब अंग्रेज यहाँ पर बहुत ज्यादा, उनकी अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी थी। अब वो इस हालत में थे नहीं कि भारत पर ज्यादा लंबे समय तक राज कर भी पाए। और प्लस भारत के अंदर जो क्रांतिकारी लोग थे अब वो रुकने वाले नहीं थे, समझ गए? वो अपने टॉप पे आ चुके थे कि भाई अब तो तुम गए। तो अंग्रेजों को बस इतना समझ में आ गया था कि भाई अब जैसे तैसे करके फटाफट निकलना है हमारे को यहाँ से, कहीं ऐसा ना हो ज्यादा लूटने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही पिटाई विटाई लग जाए अपनी, ठीक है ना, और दिक्कत हो जाए। तो क्लाइमेट इटली जो था आजादी के पक्ष में था। लेकिन द क्वेश्चन फिर यही था, क्लाइमेट इटली ने भी ये बात कही कि अगर भारत को हम आजाद कर भी देंगे तो भारत के लोग अपने देश को चलाओगे कैसे? क्योंकि अभी हमारे पास संविधान है नहीं, हमारे देश में पता ही नहीं हमें लोकतंत्र क्या है क्या क्या नहीं। तो समझ गए? तो फिर क्लाइमेट एटली ने कहा कि ठीक है हम आपको आजाद करेंगे, आजादी के बारे में हम डिस्कशन पूरा करते हैं, सबसे पहले भारत के लोग अपना संविधान बना लो। तो क्लाइमेट एटली ने भारत का संविधान बनाने के लिए क्या करी? कुछ लोगों को भेजेगा। और वो संविधान लोग नहीं बनाएंगे, वो संविधान बनाने के लिए लोगों को चुनेंगे। संविधान सभा कौन चुनेगा? कैबिनेट मिशन, ठीक। और यहां से डिसाइड हो जाएगा कि भाई हमारे देश में लोकतंत्र आएगा, ठीक। क्योंकि लोकतंत्र की बात तो हम पहले भी कर चुके थे, जो हमारे क्रांतिकारी थे उन्होंने कह दिया था कि भाई देश में लोकतंत्र आएगा। बट कैसे आएगा संविधान, इसका कोई ज्यादा हमारे पास अंदाजा नहीं था। तो क्लाइमेट इटली ने अगले ही साल 1946 में अपने 3 मंत्री भारत भेजे। कहां भेजे? 3 मंत्री भारत भेजे। कब? 1946 में इसने अपने 3 मंत्री भारत भेजे। ये तीनों जो लोग आएंगे इसके मंत्री थे, एक का नाम था स्टैफर्ड क्रिप्स, एक का नाम था पैथिक लॉरेंस, और एक का नाम था अलेक्जेंडर सर साइमन। हाँ ऐसे करके अलेक्जेंडर था, ठीक है। 3 लोग आएंगे, वो तीनों उसके मंत्री थे 1946 में। और जो तीनों मंत्री आए, इन तीनों मंत्रियों के आने को ही हम लोग कहते हैं कैबिनेट मिशन। और 1946 में भारत के अंदर क्या आएगा? कैबिनेट मिशन आएगा। क्या आता है भारत के अंदर? कैबिनेट मिशन। तो अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि जो कैबिनेट मिशन है वो भारत में कब आया, तो आप बोलोगे भैया कैबिनेट मिशन भारत के अंदर आया 1946 में। कब आएगा? 1946 में। ये सारी बात समझ आई? अब अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे कैबिनेट मिशन कैसा है, तो क्या आप इतनी बात बोल दोगे इसको लेबर पार्टी की सरकार ने भेजा, क्लाइमेट इटली ने भेजा? अब आप पूरी बात समझा पाओगे कि एक्चुअली में घटनाक्रम हुआ क्या था। कि ससुरा एक कैबिनेट मिशन एक दिन में नहीं आ गया था, इसको ससुरा भेजने के पीछे कई सारी कहानियां थी। यहाँ जो सब हो रहा है उसके पीछे पूरा बैकग्राउंड था। समझ में आई सारी बात आपको? यहाँ से पढ़ते हम आगे बढ़े, ठीक। फिर उसके बाद हमने समझा कि कैबिनेट मिशन को, कि कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में। अब ये जो कैबिनेट मिशन आया है हमें इसको समझना है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक। तो समझना है हमारे को अब कैबिनेट मिशन को। तो टॉपिक डाल लो कैबिनेट मिशन। अब हमारे को क्या समझना है? कैबिनेट मिशन। समझ में आना चाहिए भाई, तसल्ली से पढ़ो, पढ़ो ऐसा कि ससुरा जिंदगी में कभी दोबारा पढ़ना ना पड़े। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। भेजने वाला कौन था? क्लाइमेट इटली, लेबर पार्टी का, ठीक, जो वहां पर इलेक्शन को जीता है। अब ये कैबिनेट मिशन आपका इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन दबाकर पूछेगा आपसे, ठीक। सबसे पहले हमने क्या बोला? कैबिनेट मिशन के अंदर कितने लोग आए थे? तो आप बोलोगे इसके अंदर 3 मंत्री आए थे। कब आया था? 1946 में। कैबिनेट मिशन के 2 काम महत्वपूर्ण थे जो इसको बोलकर भेजा गया था कि आप भारत में जाकर ये 2 काम जरूर करोगे। पहला, आप भारत में आजादी के बारे में विचार विमर्श करके आओगे, और विभाजन वाला जो मैटर है, जिन्ना वगैरह वाला मैटर, वो सॉल्व करके आओगे। और तीसरा जो इसको महत्वपूर्ण काम बोला गया था कि भारत में आपको संविधान बनाने के लिए संविधान सभा बनवानी है। समझ गए? तो कैबिनेट मिशन भारत में आता है, और कैबिनेट मिशन के अनुसार भारत के अंदर एक बनाई जाती है क्या? संविधान सभा। क्या बनाई जाती है? संविधान सभा। अब कैबिनेट मिशन कहता है कि भारत के अंदर जो हमारा संविधान होगा, वो जो भारत का संविधान बनाएगा, वो कोई एक व्यक्ति तो बनाएगा नहीं, भारत के लोग मिलकर ही संविधान बनाएंगे ना। तो ये कहता है कि भारत का संविधान एक संविधान सभा बनाएगी, और इस संविधान सभा के अंदर जो मेंबर होंगे वो कितने होंगे? 389। कितने मेंबर होंगे संविधान सभा के अंदर? 389 मेंबर होंगे। मतलब कुल 389 लोग मिलकर क्या बनाएंगे? ये 389 लोग मिलकर भारत का संविधान को बनाएंगे।
इनका काम है भारत का संविधान बनाना। ठीक है भाई, बिल्कुल बात समझ गए, है ना। अब ये 389 लोगों का काम होगा भारत का संविधान बनाना, और ये संविधान सभा बनाई जाएगी। और उसने कहा कि इस संविधान सभा का जो चुनाव है, क्या जो संविधान सभा का चुनाव, ये चुनाव होगा अप्रत्यक्ष। कैसे होगा ये चुनाव? अप्रत्यक्ष। कि जो हमारी भारत की संविधान सभा है इसका चुनाव अप्रत्यक्ष किया जाएगा, यानी कि इनके चुनाव किए जाएंगे प्रांतों के द्वारा। किसके द्वारा? प्रांतों के एमएलए के द्वारा किए जाएंगे। उस टाइम पर एमएलए वगैरह अंग्रेजों ने, क्योंकि मैंने बताया आपको ना, सरकार वगैरह बना दी थी हमारे देश के अंदर, ड्यूअल गवर्नमेंट वगैरह, तो वो पहले ही ले आए थे। ठीक है, तो उन्होंने कहा ये लोग चुनेंगे किसको? हमारे संविधान सभा के अंदर मेंबरों को अप्रत्यक्ष तरीके से। कितने लोग होंगे? 389 लोग होंगे। और हमारी संविधान सभा के अंदर कैबिनेट ने क्या बोला कि 10 लाख लोगों पर एक व्यक्ति को चुना जाएगा। कितने लोगों पे? 10 लाख पे। बात समझ गए? एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। एक प्रतिनिधि मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो चुना जाएगा। ठीक है, और ये लोग मिलकर भारत का क्या बनाएंगे? संविधान बनाएंगे। ठीक, और जून जुलाई के बीच में हमारी संविधान सभा के लिए क्या हुए? इलेक्शन। जून जुलाई के आसपास हमारे संविधान सभा के क्या हुए? इलेक्शन हुए, चुनाव हुए। और अगस्त के आसपास इनका क्या आ गया था? रिजल्ट आ गया था। और अगस्त के आसपास इनका क्या आ गया? रिजल्ट आ गया था। और जब रिजल्ट आया तो इस रिजल्ट के अंदर, बात समझ रहे हो, जो हमारे संविधान बनाने के लिए लोग चुने गए थे 292, उनको चुना गया। अब इस तरह हमारी बनी संविधान सभा। अब ये संविधान सभा कब बनी है? 1946 में। क्या अभी आजादी मिली है? नहीं, आजादी मिलने से पहले ही संविधान बनना शुरू हो गया था। इसमें की आजादी मिलेगी क्योंकि कंफर्मेशन तो हो चुका है, समझ गए। अब ये तो है नहीं कि भाई किराएदार वाला मकान तो है नहीं कि एकदम खाली करके चले जाओगे, तो टाइम लगेगा थोड़ा सा ना इसमें। अब यहाँ हमारा संविधान बनना क्या हो चुका है? शुरू। तो समझ आ गया संविधान सभा के बारे में, कैबिनेट मिशन क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं हमारी संविधान सभा को। तो अभी देखो मैं आपको संविधान सभा का स्ट्रक्चर मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि इससे तो क्वेश्चन आपका 100% बनेगा ही बनेगा। ठीक है, संविधान सभा। तो हमने क्या बोला? हमारी संविधान सभा के अंदर कुल कितने मेंबर थे? तो आपका आंसर होगा कि हमारी संविधान सभा के अंदर कुल मेंबर जो थे उनकी संख्या कितनी थी? 389, यानी कि 389 लोग हमारे संविधान सभा के अंदर थे। लेकिन ध्यान रखना ये 389 लोग कब है? अभी आपको मैं इसको क्लियर कर दूंगा, पहले भी इस डाटा को पढ़ लो आप, ठीक है ना, फिर लास्ट में इसको क्लियर कर दूंगा। अभी 389 लोग हमारे संविधान सभा के अंदर होंगे, और ये 389 लोग 3 कैटेगरी के थे। कितने कैटेगरी के थे? 3 कैटेगरी। मतलब जो 389 लोग हैं ये 3 कैटेगरी से चुने जाएंगे। अब वो 3 कैटेगरी कौन कौन सी होगी? सबसे पहले इसमें से वो लोग होंगे जो ब्रिटिश प्रांतों से आएंगे। ब्रिटिश प्रांत का मतलब क्या है भाई? देखो, जब अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया तो उस समय हमारे भारत के अंदर राजा भी थे, लेकिन अंग्रेजों ने क्या करा कि कुछ इलाकों में राजा जहां पावरफुल थे, या जहां अंग्रेजों को लगा कि यार हम यहाँ डायरेक्ट राज ना भी करें, इन राजा को गुलाम बना ले, समझ गए नहीं समझ गए, तो हमारा काम चल जाएगा। हमें तो बस लूटना है ना, कौन सा भारत पे शासन करना है, हमें सिर्फ लूटना है भारत को। ये राजा अपना यहाँ सब कुछ देखते रहेंगे, टैक्स हम लेते रहेंगे, पैसा हम लेते रहेंगे, लूटते हम रहेंगे, समझ गए, सब कुछ हमारे हाथ में होगा, नाम राजा का होगा, गाली राजा को पड़ेगी, इसको चलने दो। तो ऐसे भारत के अंदर कई राजा थे, 565 राजा थे अंग्रेजों के टाइम पे। तो क्वेश्चन पूछेगा आजादी के वक्त भारत में कितने राजा थे? 565, समझ गए, जिन पे अंग्रेजों का डायरेक्ट कब्जा था। वो वहां के राजा हैं, बट वो एक्चुअली में राजा नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर कौन है? अंग्रेज, समझ गए। और कुछ इलाके ऐसे थे जहां पर अंग्रेजों का डायरेक्ट क्या था? कंट्रोल। वहां कोई राजा वाजा नहीं था, वहां सीधा अंग्रेज थे। दो तरीके समझ आई कि भारत के ऊपर डायरेक्ट कुछ जगहों पर अंग्रेजों का राज था, कोई राजा नहीं था वहां पे उस एरिया में, और कुछ जगहों पर अंग्रेज जो थे, बात समझ नहीं समझ गए, वहां पर उन्होंने राजा को बनाए रखा था और उन राजाओं के ऊपर उन्होंने अपना कंट्रोल कर लिया था। तो उसको बोलते हैं रजवाड़े, देसी रजवाड़े, है ना। तो कितने थे? 565। तो जो डायरेक्ट ब्रिटिश प्रांत, क्योंकि उस टाइम पर हम गुलाम थे भाई, गुलाम थे, तो हमारे जो स्टेट होंगे ब्रिटिश प्रांत, यानी कि गुलामी वाले देश में जी रहे अभी हमें आजादी नहीं मिली है, तो हमारे नाम क्या लगता है? ब्रिटिश भारत, समझ गए। तो जब भी आपको नाम मिले ना कहीं ब्रिटिश भारत लिखा हुआ, इसका मतलब है वो 1757 से लेकर 1947 के बीच की बात है, क्योंकि 1757 से लेकर 1947 के बीच में हमें ब्रिटिश भारत कहा जाता था, क्योंकि हम गुलाम थे किसके? ब्रिटेन के। तो नाम लग जाता है ना, जैसे शादी के बाद लड़की का सरनेम जो है उसके पीछे उसके पति का सरनेम जुड़ जाता है, तो वैसे ही, ठीक है ना। तो ब्रिटिश प्रांतों से कितने लोग चुने गए? 292 लोग चुने गए। ये चुने गए थे अप्रत्यक्ष, मैंने भी समझाया आपको पीछे, इनका चुनाव हुआ था। ये क्या चुने गए थे? अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए। क्लियर? ज्यादा मोटा पेन हो गया ना, तो पतला करते हैं। 292 लोग कहां से चुने गए थे? ब्रिटिश प्रांतों से। कैसे चुने गए थे? तो आपका आंसर होगा भैया अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे, ठीक। और ये जो 292 लोग थे, है ना, इन 292 लोगों को कैसे चुना गया? तो मैंने कहा 10 लाख लोगों पर एक व्यक्ति को चुना गया था, कि जो 10 लाख लोग होंगे उन पर एक व्यक्ति चुना जाएगा। फिर उसके बाद हमने क्या बोला? रियासतें यानी कि प्रिंसली स्टेट, इनसे कितने लोग चुने गए? 93।
और एक्चुअली में भारत के अंदर उस समय रजवाड़े कितने थे? तो भारत में उस समय भारत के अंदर उस समय रजवाड़े कितने थे? तो बोलोगे भैया भारत के अंदर उस समय रजवाड़ों की संख्या थी 565। कितनी थी? 565, भारत पाकिस्तान दोनों मिला के, ठीक है। 565 रजवाड़े थे भारत के अंदर, और इन 565 रजवाड़ों में से कितने चुने गए? 93। 565 क्यों नहीं चुने गए भाई? कुछ रजवाड़े बहुत छोटे थे, कुछ बहुत बड़े थे, तो एक एवरेज लगाई गई थी 4-5 रजवाड़े, 20-25 रजवाड़े मिलाकर ऐसा करके कुल 93 आए। ध्यान रखना, इनका चुनाव हुआ था क्या? तो आप बोलोगे कि भैया इनका चुनाव नहीं हुआ था, इनका चुनाव नहीं हुआ था। इनको भेजा गया था कैसे करके? इनको भेजा गया था मनोनीत, ये रजवाड़े के लोग आपस में डिस्कशन करके भेजेंगे। इनका नॉमिनेशन हुआ था। क्या हुआ था? इनका नॉमिनेशन हुआ था। क्लियर है? बात समझ गए? इनका चुनाव नहीं हुआ था। फिर चुने गए थे 4 लोग जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से थे। 4 कहां चुने गए थे? चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से। और वो 4 क्षेत्र ध्यान रखना कौन कौन से थे? सबसे पहले दिल्ली था। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र मतलब ऐसे एरिया जो बहुत महत्वपूर्ण थे, जहां पर अंग्रेजों का बहुत ज्यादा डायरेक्ट राज था। दूसरा, जहां की जनसंख्या भी थोड़ी ज्यादा थी, बड़े महत्वपूर्ण शहर थे वो, है ना। दूसरा जो था वो अजमेर था। क्या था? अजमेर था। तीसरा कुर्ग था। क्या था? कुर्ग। और चौथा था बलूचिस्तान। क्या था? बलूचिस्तान। ये पाकिस्तान के अंदर है ना, बलूचिस्तान का पड़ता है पाकिस्तान के अंदर। इन 4 क्षेत्रों से कितने लोग चुने गए थे? 4 क्षेत्रों से 4 लोग चुने गए थे, क्योंकि ये जनसंख्या वाले और महत्वपूर्ण शहर थे। 93 रजवाड़े चुने गए थे, 292 चुने गए थे आपके अप्रत्यक्ष इलेक्शन के माध्यम से। इनका चुनाव, इनका क्या हुआ था? ध्यान रखना, इनका हुआ था चुनाव। क्या हुआ था? इनका चुनाव, ठीक। और इनका भी चुनाव हुआ था, इनको भी चुनाव के माध्यम से ही चुना गया था। समझ रहे हो मेरी बात? क्लियर हुई? अब दिमाग में स्ट्रक्चर बन रहा है। तो क्वेश्चन पूछेगा भी आपसे कि संविधान सभा कैसी थी, उसका स्वरूप बताओ, तब आप बता दोगे संविधान सभा का स्वरूप, ठीक है। तो जो हमारी संविधान सभा है उसमें 3 मेंबर है। 292 कहां से आ रहे हैं? ब्रिटिश प्रांतों से। रियासतों से 93 आ रहे हैं। चीफ क्षेत्रों से 4 आ रहे हैं। अब इनको आप जोड़ोगे तो कितना आएगा? 389। क्लियर हुई मेरी बात? अब यहां पर जो हमें समझना है वो क्या समझना है? महत्वपूर्ण बात देखो, कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब जो हमें महत्वपूर्ण बात समझनी है वो ये समझनी है क्या? जैसे आपसे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि हमारी संविधान सभा के अंदर, क्या बोला मैंने आपसे कि हमारी संविधान सभा जो है ना, हमारी संविधान सभा के अंदर सबसे ज्यादा मेंबर किस पार्टी के थे? सबसे ज्यादा मेंबर जो हैं वो किस पार्टी के थे? भाई सबसे ज्यादा मेंबर किस पार्टी के हैं? धनगर। हमारी संविधान सभा के अंदर सबसे ज्यादा मेंबर जो थे वो कांग्रेस पार्टी के थे। 82% मेंबर थे। कितने परसेंट थे? 82% मेंबर किस पार्टी से आ रहे हैं? कांग्रेस। यानी कि हमारी संविधान सभा के अंदर कांग्रेस पार्टी के लोगों का बोलबाला था। समझ रहे हो? और दूसरे नंबर पे, सेकंड नंबर पे कौन सी पार्टी थी? सेकंड नंबर पे जो पार्टी थी उस पार्टी का नाम था मुस्लिम लीग। क्या नाम था उसका? मुस्लिम लीग। और यही 2 पार्टी उस टाइम भारत के अंदर फेमस थी। जैसे अभी कांग्रेस है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी, 3 पार्टी फेमस है भारत के अंदर। हालांकि आम आदमी पार्टी अभी इतनी ज्यादा फेमस नहीं है, बट 2 पार्टी नेशनल लेवल बहुत फेमस है, एक बीजेपी और एक कांग्रेस हमारे देश में। बाकी तो दिया सलाह लालटेन फाल्टन कितनी सारी पार्टियां हैं थोड़ा, बट नेशनल लेवल अलग है, स्टेट लेवल अलग है, लोकल लेवल अलग है, ठीक। तो मुस्लिम लीग सेकंड नंबर पे थी। बाकी इसमें समाजवादी लोग भी थे, अन्य लोग भी थे। समझ रहे हो? हमारी संविधान सभा के अंदर जो लोग थे वो 3 कैटेगरी से आए थे। जैसे हमारी संविधान सभा के अंदर हिंदू लोगों को भी चुना गया, हिंदू धर्म से भी थे, सिख धर्म से भी चुने गए थे, है ना, मुस्लिम धर्म के लोग भी चुने गए थे। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? क्लियर? तो ये चुने गए थे। फिर अगर आपसे बात करूं कि हमारी संविधान सभा जो थी उसमें कई लोगों ने कहा भी था, जैसे हमारी संविधान सभा के अंदर कुछ लोग भी थे, उनको ऐसा लगता था कि हमारी संविधान सभा अंग्रेजों की संविधान सभा है, क्योंकि वो कहते थे, कई लोगों का ना ये कहना था कि अभी हम आजाद नहीं हुए हैं, और आजाद जब हुए नहीं और हम संविधान बनना शुरू कर दिए हैं, बात समझ गए, तो क्या आपको लगता है ये संविधान बन जाएगा, वो लागू करवा देंगे कल को आजादी नहीं मिली तो? बहुत सारे लोग थे, इनमें एक का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद उनका नाम, उनके नाम पर बहुत फेमस हॉस्पिटल भी, राम मनोहर लोहिया नाम था शायद मेरे ख्याल से, राम मनोहर लोहिया वगैरह, इन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा दिया था, है ना, क्लियर। तो बहुत एलिगेशन, उन्होंने कहा था भाई मुझे भारतीय संविधान सभा जो है ना वो झूठ सी दिखाई देती है, मुझे नहीं लगता कि हम आजाद हुए भी हैं। कई लोगों को लगता था कि आजाद हुए नहीं, संविधान बनना शुरू हो गया। हालांकि बाद में नेहरू जी ने इसका जवाब दिया था, क्लियर है, कि हम संविधान अभी से बना रहे हैं, बट आजादी तो मिलेगी ना मिलेगी, ठीक। अरे संविधान हम अभी का सोच के नहीं बना रहे, ये आजादी के बाद का ही सोच के बना रहे हैं, व्यवस्था वहीं रखी जाएगी। समझ रहे हो? तो ये हमारी संविधान सभा थी, ठीक है। संविधान सभा का स्ट्रक्चर समझ में आ गया, ये आपसे क्वेश्चन पूछता है बनवाने को बोल देगा तो समझा दोगे आप, और यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम संविधान सभा के बारे में और चीजों को समझेंगे कि संविधान सभा जब बन गई उसके बाद संविधान सभा की जब पहली बैठक होगी, वो दूसरी बैठक, तीसरी बैठक, संविधान सभा ने कैसे काम किया, प्रारूप समिति को, और संविधान बनाने में कितना समय खर्च, वो सब तो बताई दी मैंने आपको बेसिकली।
और संविधान को हमने बनाने के लिए किस किस देश से क्या क्या प्रावधान लिए। तो ज्यादा बड़ा भी चैप्टर नहीं है, बहुत नॉर्मल है, इसमें आपको संविधान के बस बेसिक समझना है। हाँ, और बाकी इसमें भी एक क्वेश्चन जो लास्ट में करा दूंगा आपको कि संविधान की जरूरत क्यों है भाई। इसका आंसर देखो, मैं शायद ना भी पढ़ाऊं तो आपको आता भी होगा भाई। बिना संविधान के तो देश चल ही नहीं सकता। लोग एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे, अव्यवस्थाएं हो जाएंगी, लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो पाएगी, सरकारें मनमानी करेंगी, हमको अपने अधिकार नहीं पता होंगे। इस सब चीजों के लिए संविधान चाहिए भाई, क्योंकि अगर हमें सब चीजें पता होनी चाहिए, हमें पता है कि सरकार कैसे बनेगी, क्यों? क्योंकि संविधान लिखित है, संविधान है हमारे पास, संविधान इसीलिए चाहिए होता है। नहीं होगा तो हमें पता ही नहीं संविधान सरकार कैसे बनेगी, हमारे पास क्या अधिकार है, वो कर सकता है नहीं कर सकता। समझ रहे हो? आज मैं कह सकता हूँ कि आपका काम नहीं है, क्यों? क्योंकि संविधान आपको उसका अलाउ नहीं करता। और मैं कह सकता हूँ ये मेरा काम है, क्योंकि मुझे संविधान गारंटी देता है कि तुम कर सकते हो, मेरा अधिकार है ये। तो मैं संविधान के अधिकार पे ही कहता हूँ। तो शायद मुझे लगता है पढ़ाना पड़ेगा, आप इतना तो पढ़ ही लोगे। बाकी मेन मेन चीजें आपको पढ़ाई दूंगा, सारी मेन क्या है सारी बता दूंगा, चिंता ना करो। बस तसल्ली से पढ़ते जाना, दूसरे पार्ट में मैं आपको पूरा खत्म कर दूंगा चैप्टर, वहां हम संविधान सभा की बाकी सारी बातों को जान लेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। जय हिंद, जय भारत।